नरेंद्र मोदी ने आज 400 वाली लिस्ट सामने रख दी। सोचिए, जिस पार्टी के 303 उम्मीदवार जीते, वो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले ले आई। दिल्ली शहर में मोदी की पार्टी 7 सीटें लगातार जीत रही थी। इस बार बीजेपी ने हिम्मत दिखाई और 4 सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए। राज्यसभा से आने वाले मंत्रियों को लोकसभा लड़ने के लिए भेज दिया। मोदी के विरोधी आज सदमे में हैं। राहुल गांधी अभी तक अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग तक तय नहीं कर पाए हैं और मोदी ने रात 3:30 बजे तक बैठकर यूपी जैसे बड़े राज्य के 50 से ज्यादा कैंडिडेट तय कर दिए। मोदी ने जब कहा था 400 सीटें जीतेंगे, तो उसके लिए पूरा होमवर्क किया गया। जो जीत सकता है उसे ही उतारा गया। अब सामने कोई भी आ जाए, बीजेपी को रोकना नामुमकिन है। बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट की हर ट्विस्ट को समझाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा खेला कर दिया। चुनाव के ऐलान से पहले 195 उम्मीदवारों का टिकट जारी कर दिया है। विरोधी कैंप में सन्नाटा है। अब करें तो क्या करें। अभी वहां सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं बनी है। मंत्री हो या फिर मोदी के कोर टीम का हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन जनता को पसंद नहीं तो फिर उसे टिकट नहीं दिया। मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। अब यूपी की लिस्ट देखी, कोई भी पार्टी हिम्मत कर सकती है कि एक साथ 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दे। अखिलेश कभी 5 तो कभी 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हैं। टिकट कैसे बंटता है, यह मोदी ने बता दिया। सबसे पहले यूपी की पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की बड़ी पिक्चर क्या लगी आपको? अमेठी से स्मृति ही चुनाव लड़ेंगी। राहुल अभी तक अपनी उम्मीदवारी का ऐलान तक नहीं कर पा रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। वरुण गांधी मेनका गांधी की सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। इनकी सांसें अभी भी अटकी हुई हैं। अब गुजरात का लिस्ट देखिए। अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने राज्यसभा वालों को बोला लोकसभा लड़ो और लड़ा भी दिया। पुरुषोत्तम रूपाला अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पोरबंदर से मनसुख मांडविया चुनाव लड़ेंगे। सबसे चौंकाने वाला नाम मध्य प्रदेश से सामने आया। बहुतों ने कहा था शिवराज सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी उन्हें गेम से बाहर रखना चाहती है। मोदी के टाइम में जो जहां से पॉपुलर है उसको वहीं से टिकट मिला है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सिंधिया इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी ने बार बार इनाम दिया। गुना से सिंधिया को हराने वाले केपी यादव का टिकट काटकर बीजेपी ने वहां से सिंधिया को टिकट दे दिया है। राजस्थान में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहता है, तो बीजेपी कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं की है। वहां ज्यादातर सिटिंग सांसदों को टिकट मिला है। दिल्ली में बीजेपी ने 5 में से 4 सांसदों का टिकट काट दिया है। मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया है। दिल्ली में मौजूदा सांसदों में सिर्फ मनोज तिवारी को टिकट मिला है। वहीं बीजेपी ने नया चेहरा बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी। 2 महीने पहले पार्टी ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने अच्छा काम कर इनाम में टिकट ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी 400 के कितने करीब पहुंच गए? क्या मोदी 400 के आंकड़े को टच कर चुके? क्या मोदी 370 सीटों तक पहुंच गए? आखिर क्या कहता है नरेंद्र मोदी का अपना सर्वे? बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तस्वीर देखी। उन्हें सुनने के लिए इतने लोग पहुंचे कि मैदान छोटा पड़ गया। महिला, युवा और बुजुर्गों की भीड़ देखी। बिहार में भी कुछ ऐसा ही क्रेज प्रधानमंत्री मोदी का दिखा। नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रैली थी। 2 दिन में प्रधानमंत्री का 3 राज्यों का दौरा, बिहार, बंगाल और झारखंड। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें। 2019 में एनडीए को 12 सीटों पर जीत मिली थी।
वहीं बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, 2019 में बीजेपी 18 सीटें जीती। इन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के जीत की मीटर को आगे बढ़ाने की कोशिश में, ताकि 400 के आंकड़े को पार किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वहां बीजेपी का जीत का मीटर एक्टिवेट हो जाता है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है। और 400 के नंबर को छूने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगले 4 दिनों में 5 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। ये राज्य है तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और विधानसभा में 8 सीटें मिलने के बाद बीजेपी का वोट शेयर डबल होने के कारण बीजेपी का फोकस लोकसभा सीटें जीतने पर है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को पता है अगर एनडीए को 400 के पार पहुंचाना है तो फिर उन राज्यों में कमल खिलाना होगा, नई सीटें जीतनी होगी जहां बीजेपी या फिर एनडीए का प्रदर्शन 2019 में उतना बेहतर नहीं था। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की गढ़ वाली सीटों के साथ उन सीटों पर भी अपना फोकस सेट कर दिए जहां 2019 में बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारी थी। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल के राज्यों से कर दिया, पहले झारखंड, फिर बंगाल और अब बिहार। एनडीए के स्ट्राइक रेट को 100% करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतर गए। सवाल यह कि अगर बिहार में आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होता है तो एनडीए को 40 में से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। यानी 2019 में एनडीए के 39 सीटों के मुकाबले फिलहाल 4 सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है। और इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे। मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बिहार में एनडीए के स्ट्राइक रेट को 100% करने के लिए मोदी मैदान में उतर गए। बिहार के सियासी नक्शे को देखें तो बिहार 4 हिस्सों में बटा, उत्तर बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल, मगध, भोजपुर। 2019 में सीमांचल के किशनगंज सीट को छोड़कर सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। लेकिन 2024 में क्या एनडीए 2019 वाले करिश्मे को दोहरा पाएगा, इसको लेकर बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का एक एक सीट का सर्वे क्या कहता है, ये भी देख लीजिए। उत्तर बिहार में लोकसभा की 12 सीटें, वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर, सारण, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज। 2019 में सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 2024 में इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में सिवान सीट पर इंडी गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है।
बात अगर मिथिलांचल की करें तो मिथिलांचल में लोकसभा की 9 सीटें दरभंगा, मधुबनी, झांझपुर, उजियारपुर, सुपौल, मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर। 2019 में सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार खगड़िया सीट पर एनडीए का प्रत्याशी चुनाव हारता हुआ दिखाई दे रहा है। और खगड़िया में कमल को खिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय से सियासी बिसात बिछाई, लेकिन सर्वे में एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के सीमांचल में होता दिख रहा है। सीमांचल में लोकसभा की 7 सीटें अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और जमुई। किशनगंज सीट पहले से ही इंडी गठबंधन के कब्जे में है। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो किशनगंज के साथ बांका सीट भी इंडी के पाले में जा सकता है। मगध भोजपुर क्षेत्र में लोकसभा की 12 सीटें मुंगेर, नवादा, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, बक्सर और आरा। 2019 में सभी 12 सीटें एनडीए जीती थी, लेकिन इस बार नवादा सीट पर एनडीए का सियासी गणित बिगड़ सकता है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अपने 100% स्ट्राइक रेट के लिए फील्ड में उतर गए। सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। 2019 में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार मोदी बिहार में 40 सीटें जीतकर 400 के टारगेट को अचीव करने का खाका तैयार कर चुके हैं। और इस बार तो मोदी के साथ सीएम नीतीश भी हैं, मांझी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी, चिराग पासवान भी और उनके चाचा पशुपति पारस भी हैं। मुकेश सहनी का भी साथ मोदी को मिल चुका है। मोदी कैसे 400 सीटें जीतेंगे, इसका पूरा गुणागणित नीतीश ने बता दी। तेजस्वी और राहुल गांधी का होमवर्क मोदी के सामने कितना कमजोर है, नीतीश ने एक एक कर गिना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं, सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। बिहार में जब दो पुराने दोस्त मिले तो फिर क्या मैसेज गया, उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही। नीतीश इंडिया गठबंधन में जगह तलाशते रह गए, लेकिन जैसे ही पाला बदले मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। स्टेज पर फूलों की माला मोदी को पहनाई जा रही थी, लेकिन मोदी ने नीतीश को बुलाया और फिर दोनों को माला पहनाया गया। सिर्फ इस एक तस्वीर से मोदी और नीतीश ने बिहार के 10 करोड़ लोगों को 2024 का मैसेज पहुंचा दिया। बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ
कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। बिहार से पहले प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में भी ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन को 400 सीटें कैसे आएंगी, इसका ट्रेलर दिखा चुके हैं। बंगाल में मिशन 42 को मोदी कैसे अचीव करेंगे, वो नादिया जिले के कृष्णानगर में दिखा। दीदी के गढ़ में 2 दिनों में मोदी की ये दूसरी रैली थी। कृष्णानगर की इस रैली में महिलाएं, युवा, बुजुर्गों की भीड़ बता रही कि मोदी का मीटर बंगाल में कितना हाई है और आने वाले चुनाव में ये लोग दीदी का सियासी मीटर डाउन कर सकते हैं। बंगाल में मोदी ने दीदी पर अटैक का एक भी मौका नहीं छोड़ा। संदेश खाली से लेकर गुंडाराज, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तोलाबाज, कटमनी, प्रधानमंत्री सब पर बोले और उनके निशाने पर थी सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी सरकार। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहां से टॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत जहां सांसद, लेकिन शाहजहां और संदेश खाली अब नेशनल मुद्दा बन गया है। 2 दिनों में मोदी ने संदेश खाली का जिक्र कर बता दिया कि चुनाव तक बंगाल में शाहजहां और संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी नहीं छोड़ने वाली। और कृष्णानगर में मोदी की रैली में आई भीड़ से दीदी को मैसेज मिल गया कि बंगाल में 2019 के मुकाबले 2024 में मोदी का ग्राफ बढ़ाइए। कृष्णानगर सीट पिछले 3 बार से टीएमसी के कब्जे में। 2019 में इस सीट से महुआ मोइत्रा चुनाव जीती थी, लेकिन पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोप में उनकी सदस्यता जा चुकी। 2014 और 2009 में इस सीट से टॉलीवुड अभिनेता तापस पाल टीएमसी से सांसद रहे। 2019 में टीएमसी को 45.3% वोट मिला, जबकि बीजेपी 40.5% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रही। दोनों के बीच 4.6% वोट का अंतर था। 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 35.2% था, जबकि 26.2% वोट शेयर के साथ बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन 2019 में बीजेपी और टीएमसी दोनों के वोट शेयर बढ़े। टीएमसी का वोट शेयर करीब 10% बढ़ा तो बीजेपी का वोट शेयर 14.3% बढ़ गया।
2019 में बीजेपी और टीएमसी के बीच महज 4.6% वोट शेयर का अंतर था और इसी खाई को पाटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कृष्णनगर को रैली के लिए चुने। और अगर बंगाल में आज चुनाव हुआ तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये भी जान लीजिए। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच 50-50 का मुकाबला है। बीजेपी को 20 सीट और टीएमसी को 21 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट बहरामपुर जाते हुए दिख रहा है। वहीं कृष्णानगर सीट इस बार बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही। अब कृष्णानगर सीट की डेमोग्राफी भी जान लीजिए। यहाँ हिंदुओं की आबादी 63.01% है, 36.3% मुस्लिम है, वहीं 0.69% अन्य है। कृष्णानगर सीट जनरल कैटेगरी में आती, लेकिन यहाँ SC/ST का भी दबदबा है। यहाँ SC की आबादी 22.7% है तो ST 1.7% है। और कृष्णानगर में चुनावी सभा कर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इस सीट पर बीजेपी की जीत पक्की कर दी, बल्कि आसपास के 5 सीटों को भी साध लिया। मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, बोलपुर, राणाघाट और पश्चिमी बर्धमान तक दिल्ली का मैसेज पहुंचा दिया है। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। अब कहेंगे 195 सीट और टारगेट 400 का। कल से एक और खेल शुरू होगा। 3 मार्च की तारीख अभी कैलेंडर में खाली पड़ी है। 4 मार्च से नरेंद्र मोदी फिर धुआंधार प्रचार पर निकलने वाले हैं। अमित शाह का कहना है CAA आ रहा है तो मतलब पक्का आ रहा है। मोदी कह रहे हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी। क्या केवल हिंदू वोट से आ जाएंगी? क्या बिना मुसलमान वोट के आ जाएंगी? पहला बड़ा काम आज हो गया, दूसरा बड़ा काम कल होने वाला है। हिंदू मुसलमान कैसे वोट करेगा, मोदी कैसे 400 लाएंगे, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देख लीजिए। इस कार का नंबर सोशल मीडिया में क्यों वायरल हो रहा है? सोशल मीडिया में CAA टाइप करने पर यह नंबर क्यों दिखाता है? यह नंबर अखबारों की हेडलाइंस में क्यों है? इस कार नंबर में CAA लिखा है और यह कार देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। मतलब CAA बीजेपी का सिर्फ चुनावी हथकंडा नहीं है। चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले CAA देश में लागू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही देश में CAA के नाम से मुसलमानों को मौलानाओं ने, ओवैसी जैसे नेताओं ने डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली जैसे शहरों से तस्वीरें भी आने लगी हैं। लेकिन CAA से डराने और भड़काने का खेल पूरे देश में शुरू हो चुका है। कि हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, शरीयत पर अमल ना करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, CAA के कानून के रूल्स को बनाकर हमको हमारे ही मुल्क में कागज दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। पार्लियामेंट में आपने देखा कि हमने खड़े होकर कहा CAA का कानून नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। दूसरे भी फाड़ सकते थे, नहीं फाड़े। CAA के खिलाफ मुसलमानों को ऐसे समय भड़काया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर हैं। बंगाल और उससे सटे असम में CAA सबसे ज्यादा मैटर करता है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीट और असम में 14 सीट हैं।
बंगाल में करीब 30% और असम में करीब 40% मुस्लिम हैं। दोनों राज्यों में 56 सीट है, जहां सीएए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन दोनों राज्यों में मोदी के विरोधियों की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है, इसीलिए सीएए लागू होने से पहले ही मौलानाओं को मोर्चे पर लगा दिया गया है। सीएए के कानून के खिलाफ जो हमने प्रदर्शन किए थे, उसकी बहुत बुनियादी बात ये थी कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आदमी पीड़ित हो वो वापस यहाँ आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहें तो उसे नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन हमारे करीब में म्यांमार भी है, वहाँ से भी लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? हमारा कहना यह है कि संविधान जो है ऐसे किसी कानून को अलाउ नहीं करता है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा कानूनी अधिकार है। सीएए का सबसे तगड़ा असर बंगाल में पड़ने वाला है, जहां 30% मुसलमानों में 60% सिर्फ 8 जिलों में बसे हैं। ये जिले मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बशीरहाट, वारासात और कोलकाता दक्षिण है। सीएए का असर सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर नहीं होगा, उन सीटों पर भी होगा जहां मतुआ और राजवंशी समुदाय बसा हुआ है। सीएए लागू होने से मतुआ और राजवंशी समुदाय को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जबकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बंगाल खाली करना पड़ सकता है। बंगाल में मतुआ समुदाय का असर 7 लोकसभा सीटों पर है, राजवंशी समुदाय का असर करीब 8 सीटों पर है। बंगाल की 14 लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता 5 लाख से ज्यादा है, मतलब 29 सीट ऐसी हैं जहां सीएए चुनाव में गहरा असर डालेगा। हिंदू और मुसलमान दोनों का पोलराइजेशन होगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 18 से इस बार 30 पर जा सकती है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करो। सीएए के विरोध की टूल किट तैयार की जा चुकी है। 10 मार्च से पहले ही शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी है। सीएए को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मुसलमानों पर जुल्म होने जा रहा है, जबकि इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सीएए को लेकर सबने देखा शाहीन बाग, पूरे दुनिया भर के अंदर, आसाम के अंदर पता नहीं कहाँ कैसे कैसे प्रोटेस्ट हुए, और ऐसे प्रोटेस्ट हुए कि जिनको रोकना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल था। सिर्फ मुस्लिम समाज को डराने के लिए सारी चीज़ें कोई पहल करते हैं कि लागू करेंगे, नाफिज करेंगे, लागू करेंगे। आपको ये एक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने ये एक्ट बनाने के लिए एक पोलराइजेशन ऑफ वोट करने का काम किया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया। आपको जिसको चाहिए उसको सिटीजनशिप दें और जिसको नहीं देना है नहीं दें। मोदी के विरोधी मुस्लिम वोट को कैच करने के लिए सीएए का डर दिखा रहे हैं, जबकि मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। कैसे, वो भी समझ लीजिए। 2014 तक सरकारी नौकरियों में मुसलमान सिर्फ 4.5% थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच 9 साल में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़कर 10.5% हो चुकी है, जो डबल से भी ज्यादा है।
ये कोई जादू की झप्पी से नहीं हुआ है। मुसलमानों की तरक्की के लिए मोदी सरकार ने 2014 के बाद कई योजनाएं लागू की हैं। मुस्लिम स्टूडेंट के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना चलाई जा रही है, जो एमफिल और पीएचडी करने वाले मुस्लिम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप मुस्लिम समाज की मेधावी छात्राओं के लिए चलाई जा रही है, जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ती हैं। नया सवेरा स्कीम उन मुस्लिम एस्पायरेंट के लिए है जिनके परिवारों की कमाई 6 लाख सालाना से कम है। इसमें उन्हें सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाती है। नई मंजिल योजना मुस्लिम युवाओं की स्किल ट्रेनिंग के लिए मोदी सरकार चला रही है। PMKVY-2 योजना के तहत 11 लाख मुस्लिम कैंडिडेट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेंड करके काम दिया गया है। लेकिन भड़काऊ मौलाना ये बातें नहीं बताते, क्योंकि उनका कनेक्शन जिन विरोधी दलों से है, उन्हें ये विकास और तरक्की की राजनीति सूट नहीं करती। ये जो सरकार है उसके पास बहुत से कार्ड हैं। वो UCC एक कार्ड है, मसाजिद का डिमोलेशन का है, बुलडोजर पॉलिटिक्स का है, उसी तरीके से CAA भी कार्ड है। तो ये जो बातें हैं इसके जरिए से सिर्फ वो अपनी पॉलिटिकल जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो अगर कोई दूसरे देश में जहां पर प्रोसिक्यूशन हुआ उसको और वो यहाँ आके शहरी बनना चाहता है तो उसमें मुसलमान को भी शामिल कीजिए। देखिए कि हमारे विरोध तो हम करते रहेंगे, हर अच्छी बात के लिए लड़ना और हर गलत बात को रोकने की कोशिश करना ये हमारा धर्म है। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से पॉपुलैरिटी में कोसों आगे क्यों हैं? क्योंकि उनकी वेलफेयर स्कीम सुपरहिट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, हर घर जल से नल, हुनर हाट, उज्ज्वला योजना, फ्री राशन स्कीम, इन सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। लेकिन क्या मुसलमान इसके बावजूद बीजेपी को पसंद कर रहा है? बीजेपी 2014 और 2019 में 8 से 9% से ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं हासिल कर पाई। 2024 में इसे बढ़ाकर 16 से 17% करने का टारगेट है। देश में मुस्लिम असर वाली 92 लोकसभा सीट हैं। 2014 में बीजेपी मुस्लिम बहुल 41 सीट और 2019 में 45 सीट जीती थी। इस बार टारगेट 65 सीट जीतने का है। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी योजनाओं को मुस्लिम समाज तक पहुंचाने के लिए बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए मोदी मित्र स्कीम चलाई जा रही है। 25,000 मुस्लिम अब तक मोदी मित्र बने हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, बिजनेसमैन और मौलाना हैं। अब सवाल उठता है कि देश में क्या मुस्लिम वोट भी बंटा हुआ है? देश में मुसलमान शिया सुन्नी में बंटा हुआ है। देश के करीब 16% मुसलमानों में 15% शिया वोटर और जबकि 85% सुन्नी हैं। इनमें भी एक और डिवीजन है जो हिंदुओं की तरह जाति आधारित जैसा है। अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ सवर्ण मुस्लिम हैं, जबकि अजलाफ पिछड़े और अर्जाल दलित मुस्लिम हैं। मुसलमानों में पसमानदा 80% हैं। पसमानदा वो मुसलमान हैं जो पिछड़े और दलित जातियों से कन्वर्ट हुए हैं। अगर बीजेपी के मुस्लिम वोट की बात करें तो शिया मुसलमान का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, जबकि सुन्नी मुसलमान ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होते रहे हैं। इस बार बीजेपी का फोकस देश के 16% मुसलमानों में 80% पसमानदा को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने का है। मोदी की वेलफेयर स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं पसमानदा मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन शरीयत के नाम पर इन मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उन्हें यह समझाने की कोशिश की जा रही है CAA आने से उनकी धार्मिक मान्यताओं को खतरा पैदा हो जाएगा। वोटर लिस्ट को सही करना और उसको सही करवाना यह आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। अगर उस जिम्मेदारी को हमने अदा नहीं किया आज की तारीख में
हम मुस्लिम होंगे, समझ लीजिए ये जुर्म हमारे ऊपर आएगा, नस्लें माफ नहीं करेंगे। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना तक मोदी विरोधी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में हैं। सीएए एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वो मुस्लिम वोट लेने का स्कोप देख रहे हैं कि अब इलेक्शन आ रहा है तो ये एक और ये इनके पास हथियार है कि मुसलमानों को जितना भी उपेक्षित करेंगे, जितना मुसलमानों को के साथ जुल्म ज्यादती करेंगे, उतना इनको मेजॉरिटी का वोट मिलेगा। उनके दिमाग उनको ये नहीं है कि मैं इलेक्शन आने के पहले जो है आचार संहिता लगने के पहले ये तय कर लूँगा कि देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, देश में किसी को कोई बेरोजगार नहीं होगा, देश की उन्नति होगी। ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं खुली निंदा करता हूँ ऐसी चीज़ों की जो देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ये सरकार करने जा रही है। इस बार लागू नहीं हो पाया था, क्या इस बार अगर आता है तो आपकी पार्टी का और क्या रुख रहेगा इंडिया अलायंस का? देखिए ऐसा है कि सबका ये रुख रहेगा, सभी उसका अपोज करेंगे। पिछली बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि देश में फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन देश का आम मुसलमान क्या सोचता है, उसके लिए सीएए बड़ा है, शरीयत बड़ी है या मोदी की वेलफेयर स्कीम? 24 में मुसलमान मतदाताओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हमने सुना यह था कि सीएए में आपके पासपोर्ट को नहीं माना जाएगा कि आप सिटीजन हैं, जबकि पासपोर्ट एक इतना बड़ा प्रूफ होता है कि जो किसी मुल्क की नागरिकता को वही जाहिर करता है। समझ रहे ना, कहीं भी जाइए तो सबसे पहले हमें आप इंडियन तो पासपोर्ट दिखाइए, ये आपकी सबसे बड़ी एक वो होती है। अब इसी को गवर्नमेंट, हमने सुना है, मैंने देखा तो नहीं कहीं पे, लेकिन ये सुना है कि शायद इसको भी गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है।